सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12 के भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान सईराम जी टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। आज अध्याय नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत विश्व में स्थित जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। क्रोबर के अनुसार यदि हम देखें कि जनजाति, उन्होंने कहा कि जनजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसमें शारीरिक लक्षणों यानी रंग, रूप, आकार के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना है। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जनजाति लोगों को पृथ्वी के मूलवासी भी कहते हैं, जिन्हें चतुर्थ विश्व की संज्ञा भी दी गई है। इसकी कुल संख्या है वो 26 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 4% है। विश्व में सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका के बाद भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण जो जनसंख्या है उसकी 4% संख्या है वो जनजाति है। आगे देखते हैं। प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेएफ ब्लूमैन बेच ने 1775 में मानव जाति को 5 भागों में विभाजित करने के लिए किया। विश्व की प्रजातियों का सबसे पहले वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया था। भारत की जनजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास एच रिस्ले ने किया। प्रजातियों की उत्पत्ति का विकास से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत जॉन एंड स्टाराता थ्योरी यानी प्रवास कटिबंध सिद्धांत 1919 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। टेलर ने विश्व की जनजातियों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांट दिया था यानी विभाजित किया था। टेलर के अनुसार मध्य एशिया व भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो मानव विकास के लिए उपयुक्त व अनुकूल थी और मध्य एशिया को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस प्रकार मानव सभ्यता का विकास सामान्यतः विश्व की जनजातियों को त्वचा रंग के आधार पर इनको 3 विशाल समूहों में बांट दिया गया था, विभाजित किया गया था। और ये तीनों समूह हैं जो जनजाति है जिसको रंग के आधार पर देखे तो काला, श्वेत और पीला था। और जनजाति जिनका नाम बांटा गया था निग्रोइड, काकेसाइड और मंगोलिया। निग्रोइड जो काले, जिसका रंग है वो एकदम काला होता है, क्षेत्र है वो ये अफ्रीका में लगभग पाई जाती है। और इसकी उप जनजातियां यानी इन्हीं के आधार पर नई जनजातियों का जो प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, वो पिग्मी और बुशमैन है। काकेसाइड को देखें तो इसका रंग श्वेत होता है। ये यूरोपीय ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। इसकी उप जनजातियों में नार्डिक और अल्पाइन है। मंगोलिया जनजाति है वो उसका रंग पीला होता है। जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं चमड़ी थोड़ी पीले कलर की हो जाती है। ये यूरेशिया यानी और कनाडा क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है, जिसके अंतर्गत एस्किमो और मंगोलियन जनजातियां पाई जाती है। उत्तरी साइबेरियन क्षेत्रों के अंतर्गत ये मंगोलिया जनजातियां हैं वो निवास करती है। तो जो एस्किमो जो जनजाति है उसका अर्थ भी आप जानते हैं, जो आगे हम बताएंगे। कच्चा मांस खाने वाली लेती है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां दूरी हुए ठंडे प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों में एस्किमो जो अलास्का, उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड व और सेम
इड्स यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है और विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजातियां पिग्मी, कांगो-बेसिन, सेमांग व सकाई मलेशिया में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में निवास करने वाली जनजाति मसाई पूर्वी अफ्रीका, बंटू, अरब मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उसमें किर्गिज जो मध्य एशिया के अंतर्गत निवास करती है। इस प्रकार इनको ध्रुवी प्रदेशों में जो एस्किमो जनजाति थी उनको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति जो है उनके वर्णन के बारे में देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एस्किमो जनजाति का एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। उनका शरीर हष्ट पुष्ट, त्वचा का रंग पीला, कद मंझला और नाक चपटी होती है। ये अपने लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं और जिसका अर्थ होता है सच्चे लोग। एल्यूट एस्किमो की प्रमुख भाषा है। एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व विख्यात है। इसके निवास क्षेत्र को यदि हम देखें तो उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आता है आपका अलास्का, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड। एस्किमो लोगों का मुख्य निवास क्षेत्र है। इनकी कुल जनसंख्या 10,000 है और इनका निवास क्षेत्र है वो कठोर जलवायु का क्षेत्र है जहाँ वार्षिक तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। वह शीत ऋतु बहुत लंबी यानी 6 माह की होती है। वनस्पति का अभाव होता है और वर्षा हिम के रूप में होती है, जिसे आंधियां चलती है हिम झंझाओं के रूप में। यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप यदि इनका देखें तो ये लोग आखेट, मछली पकड़ना व खाद्य संग्रहण एस्किमो लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। आखेट के बारे में देखें तो आखेट ये 2 प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार का आखेट प्रचलित है। पहला है शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट भी 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, एक माऊपाक विधि द्वारा और दूसरा आपका इतुरपाक विधि द्वारा। और दूसरा आखेट होता है इसका वसंतकालीन आखेट, जिसे क्या जो एक उतोक विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं माऊपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इस विधि में हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार उस समय किया जाता है जब सील मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है। इतुरपाक विधि में 2 छिद्र बनाकर सील मछली का हार्पून की सहायता से शिकार करते हैं। सील मछली का एस्किमो लोगों में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि सील मछली से मांस, चर्बी से रोशनी, त्वचा से कपड़ा व तंबू बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है हार्पून। तो हार्पून एक भालानुमा हथियार होता है जो एस्किमो लोग हैं वो शिकार करने के लिए काम में लेते हैं। बसंतकालीन आखेट को यदि हम देखें तो ये आखेट उतोक विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं। परिवहन के लिए चमड़े से बनी नाव का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है कयाक। एस्किमो लोगों ने में रेनडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का निर्धारण करता है। भोजन एस्किमो लोग सील मछली व स्थलीय जीव जंतुओं से ये लोग है वो भोजन प्राप्त करते हैं। इनके वस्त्र देखें तो एस्किमो के वस्त्र कैरिबो व ध्रुव भालू की खाल से बने हुए होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य यहाँ की स्त्रियां करती है। बाजूदार जर्सी को यहाँ पर तिमिया कहते हैं और इसके ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहाक कहते हैं। सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना, कार्मिक प्रश्न आ सकता है। कार्मिक किसे कहते हैं, मुकलुक्स किसे कहते हैं? तो कार्मिक और मुकलुक्स एस्किमो के जूतों को कहा जाता है। बसंतकालीन आखेट के देखें तो ये आखेट उतोक विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं। परिवहन के लिए ये चमड़े से बनी नाव जिसके कयाक का प्रयोग करते हैं
और एस्किमो लोगों में रेंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का निर्धारण करता है। भोजन का इनको देखें तो अभी मैंने आपको बताया एस्किमो लोग हैं वो सील मछली व स्थलीय जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। इनका वस्त्र भी अभी बताया कि एस्किमो के वस्त्र कैरिबू व ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य यहाँ की स्त्रियां किया करती है। बाजूदार जर्सी को तीमिया कहते हैं और इसके ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनुहाक कहा जाता है। सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ, कार्मिक या मुकलुक्स किसे कहते हैं? तो सील मछली से बने खाल के जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहा जाता है। निवास गृह को देखें तो एस्किमो जनजाति के घर है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार, एक होता है इग्लू, ये इग्लू है वो बर्फ से बना शीतकालीन निवास गृह है। और दूसरा होता है कर्मक, अभी एक शब्द आया था मैं अभी आपको बताऊंगा। कर्मक ये व्हेल मछली की हड्डियों से बने होते हैं। कार्मिक और कर्मक में अंतर है। कार्मिक और कर्मक, कर्मक क्या होता है? कर्मक ये व्हेल मछली की हड्डियों से बने होते हैं, घर होते हैं। तंबू ये ग्रीष्मकालीन अस्थायी आवास होता है जो सील मछली की खाल के बने होते हैं। तो इस प्रकार इनके निवास गृह वो 3 प्रकार के होते हैं। इनके यंत्र व उपकरणों को देखें तो इनके यंत्र व उपकरण में कयाक व उमियाक जो नाव होती है, उमियाक बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार में काम ली जाती है। और हार्पून मैंने आपको बताया एक बालानुमा हथियार होता है जिसका प्रयोग सील मछली के शिकार में करते हैं। सलेज, सलेज एक वालरस मछली की हड्डियों से बनी बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसे रेंडियर खींचते हैं। रेंडियर एक कुत्ते नुमा जानवर होते हैं, कुत्ते जितने से होते हैं। समाज व संस्कृति इनकी देखें तो एस्किमो लोगों का समाज पितृ प्रधान होता है जो छोटे समूह में घूमकर जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। जादू टोनों में ये लोग विश्वास करते हैं। बूढ़े व ऐसा व्यक्ति भोजन की कमी के कारण जब अत्यधिक वृद्ध हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इस प्रकार इनका वातावरण समायोजन देखें तो एस्किमो लोगों ने अपने आप को कठोर जलवायु के अनुसार समायोजित कर लिया है। इनके निवास गृह इग्लू बर्फ के बने होते हैं। सूर्य की तेज रोशनी से बचने के लिए आंख का कवच का उपयोग भी ये लोग करते हैं। और आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क है वो एकाकी जीवन है व्यतीत करने वाले एस्किमो लोगों का 1960 के पश्चात यूरोपीय अमेरिकी लोगों से संपर्क में होने से पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। अब ये लोग परिवहन साधनों के रूप में मोटर चालित नाव व स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे, यानी विद्युत स्कूटर का प्रयोग करने लगे। मौन व्यापार की जगह नगद मुद्रा व्यापार का चलन बढ़ा है जिससे उनके रहन सहन में पहनावे में बदलाव आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कारण कनाडा अलास्का में इनकी संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। इस प्रकार सरकार इनका सहयोग कर रही है। अब अगली जनजाति आती है बुशमैन जनजाति। अभी हमने एस्किमो जनजाति पढ़ी। बुशमैन जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी। तो बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत निवास करते हैं। ये लोग हबशी प्रजाति से संबंधित है और इनकी आंखें चौड़ी व त्वचा काली होती है। आखेट व खाद्य संग्रहण इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इनके निवास क्षेत्रों को देखें तो बुशमैन का निवास क्षेत्र अफ्रीका का बेचवाना लैंड यानी कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है जहाँ पर कंटीली झाड़ियां व घास के मैदान है जिसमें हिरण, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा आदि पशु पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र जिसका उपनाम नामाबिया भी है में स्थित है। तो ये जो बुशमैन जनजाति है
ये कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है। इनका आर्थिक क्रियाकलाप भी शिकार होता है, यानी आखेट करना होता है। इनके आखेट के रूप में देखें तो बुशमैन तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बुशमैन जानवरों की आवाज की नकल करने में एकदम निपुण होते हैं, जो शिकार को कीचड़ में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर उसका शिकार करते हैं। भोजन इनका कैसा होता है देखो, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब सब कुछ खाते हैं। दिमक, चींटियां व शहद उनके प्रिय भोज्य पदार्थ है। दिमक, चींटी को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बड़े जंतु का शिकार बुशमैन लोगों का दल संयुक्त रूप से करते हैं, और स्त्रियां हैं वो जंगलों में कंदमूल, बेर व कीड़े इकट्ठा करती है तथा जंगली तरबूज, त्यामा भी लाती है, जो भोजन व जल दोनों का स्रोत होता है। बुशमैन लोगों में ज्यादा खाने व भूखे रहने दोनों प्रकार की परिस्थिति आती है। अभी एक शब्द आया था त्यामा, तो त्यामा एक तरबूज नुमा होता है। वस्त्र, इनके वस्त्र है वो बुशमैन के शरीर पर बहुत कम वस्त्र होते हैं, जो खाल के बने होते हैं। पुरुष लंगोट पहनते हैं, जबकि स्त्रियां हैं वो चोंगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। क्रोश वस्त्र व बिस्तर दोनों का कार्य करता है। बुशमैन स्त्रियां इसी में अपने बच्चे व संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन लोग चर्बी में मिट्टी मिलाकर उसका शरीर पर लेप करते हैं, जो धूप व जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करते हैं। बुशमैन लोग कभी भी स्नान नहीं करते, ये जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनके निवास गृह को देखें तो मौसम की कठोरता से बचने के लिए बुशमैन लोग गुफाओं व झोंपड़ियों में रहते हैं। झोंपड़ियां लकड़ी व चटाई की बनी होती है। बुशमैन लोगों के अस्थायी निवास को वर्प कहते हैं, जिसमें 8-10 झोंपड़ियां होती है। 8-10 झोंपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्प कहा जाता है। इनके औजार व बर्तन की बात करें तो तीर कमान, भाला, बर्ची व अग्निदंड, फायर स्टिक, इसकी सहायता से कमान से रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते हैं। बुशमैन के ये प्रमुख औजार हैं। सुतूर मुर्ग के अंडे का उपयोग कर जल रखने के लिए किया जाता है, और भोजन है वो प्राय कच्चा खाया जाता है, पकाकर नहीं खाते। अतः बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनके पास बर्तन है वो बहुत ही कम होते हैं। समाज व संस्कृति, बुशमैन लोग छोटे दल के रूप में रहते हैं, जिनमें प्राय 20 से कम व्यक्ति होते हैं। धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं में प्रकृति को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, जिनमें एक पूर्व है और दूसरा पश्चिमी दिशा में निवास करता है। ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। तो ये अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वातावरण समायोजन यदि इनका देखें तो बुशमैन लोगों ने अपने आप को वातावरण से समायोजित कर लिया है, जिसमें थोड़ा सा सामान, कम बच्चे, शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक अंग काम में लेना तथा शिकार प्राय बड़े व नरवैशक जंतु का ही किया जाता है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क यदि देखें तो बाह्य लोगों से संपर्क में आकर बुशमैन अब आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाहक कृषि करने लगे हैं। बुशमैन स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु व्यापार भी करते हैं। इस प्रकार का व्यापार करने से इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वातावरण समायोजन इनका देखें तो बुशमैन लोगों ने अपने आप को वातावरण से समायोजित कर लिया, जिसमें थोड़ा सामान, कम बच्चे, शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक अंग काम में लेना तथा शिकार प्राय बड़े व नरवैशक जंतु का ही किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ। आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क देखें तो बाह्य लोगों के संपर्क में आकर बुशमैन अब आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट निर्वाहन कृषि करने लगे हैं, और बुशमैन स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार
करते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, इस प्रकार का व्यापार करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत में अफ्रीका महाद्वीप के बाद सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनजातियों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात व राजस्थान में है। वहीं लक्षद्वीप, मिजोरम की 95% आबादी जनजातियों की है। संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्रमशः गोंड, संताल व भील है। भारत की जनजातियों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास एच रिस्ले ने किया था। बीएस गुआ का जनजाति वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है, जिसके अंतर्गत 1930 की जनगणना के आधार पर भारत को 1944 में 6 प्रमुख जनजाति समूह में विभाजित किया गया था। उन्होंने 1944 में 6 भागों में इनको विभाजित कर दिया। अगली जनजाति को देखें तो भील जनजाति सबसे बेस्ट है। भारत की सबसे प्राचीन तथा संख्या की दृष्टि से भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति जरूरी भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक व परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि देखें तो भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को घायल कर दिया था और दंड स्वरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए भगवान शिव ने सजा दे दी थी। कर्नल टोड के अनुसार भील अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने राणा पुंजा के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सहायता की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने डगरिया यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, देवा, उदयपुर पर शासन किया था। इस प्रकार इन लोगों का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। शारीरिक गठन इनका कैसा है, देखो शरीर से कैसे है। भील जनजाति में लोगों का रंग गहरा काला होता है, नाक चौड़ी, मध्यम कद के गठीले शरीर वाले होते हैं। ये परिश्रमी व ईमानदारी होते हैं। चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। इनका निवास क्षेत्र देखें तो भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। राजस्थान में मुख्य रूप से भील है, वो भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। इस प्रकार ये चार राज्यों के अंतर्गत पास ही निवास करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप इनका देखें तो भीलों की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि भी 2 प्रकार से ये करते हैं, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। एक होती है चिमाता, जो पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि को ये लोग चिमाता कहते हैं, और दूसरी होती है दजिया। ध्यान रखना, मैदानी भागों में की जाने वाली भीलों द्वारा आदिम कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। तो इनका भोजन देखें तो मक्का, ज्वार इनकी प्रमुख फसलें हैं। मक्का व राबड़ी भीलों का प्रमुख भोजन है। त्योहारों के अवसर पर चावल, जिसे चोखा कहते हैं, लापसी, मांस, मछली भी ये लोग खाते हैं। भील लोग महुआ की बनी शराब पीने के बड़े आदी होते हैं। वस्त्र इनका देखें, वस्त्र और वेशभूषा में तो भील जनजाति में पुरुष धोती, कमीज, सापा व पैंट शर्ट तथा महिलाएं घाघरा, लुगड़ी व साड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं, जिसे फाल करते हैं, जबकि फाल कहते हैं, जबकि लड़कियां गहरे रंग का पालू पहनती है, जिसे कच्छाबू कहते हैं। भील स्त्रियां चांदी व पीतल के बने आभूषण भी पहनती है। निवास गृह के अंतर्गत यदि देखें तो भीलों के घरों को कू कहते हैं, जो सामान्यतः छोटे प्रकीर्ण बिखरे हुए पहाड़ी डालों व खेतों के मध्य ऊंचे टीले पर बने होते हैं। मकान प्राय आयताकार झोपड़ियों के रूप में बने होते हैं, जिनकी दीवार बांस तथा लकड़ी की बनी होती है। छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव के समूह को क्या कहा जाता है, पाल कहते हैं। बड़े गांव के समूह को क्या कहते हैं, पाल। और पाल के जो मुखिया होते हैं
उनको गमेती और मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। आपातकाल में भील अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए ढोल बजाते हैं, वह फायरे फायरे का नारा देते हैं या रणघोष करते हैं, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। औजार व यंत्र इनका देखें तो धनुष, बाण, तलवार व खंजर भीलों के प्रमुख औजार हैं। बाण दो प्रकार के होते हैं, पहला हरियो और दूसरा इसका होता है रोमदो। नरसल का बना होता है हरियो, जो बड़े पशुओं के शिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका रोबदो होता है, बांस की लकड़ी का बना होता है, छोटे पक्षियों का शिकार इसके माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों हथियारों के माध्यम से शिकार करते हैं। इनके समाज व संस्कृति को यदि हम देखें तो सामाजिक दृष्टि से भील समाज पितृस्थात्मक है। घर का मुखिया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। मुखिया को तद्वी और वसाओं कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिसे अटक कुल या गोत्र कहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है, जिसे टोटम कहते हैं। भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित होती है। भील जनजाति में विवाह की मुख्य रूप से 4 प्रथाएं प्रचलित होती है। पहली प्रथा देखें तो दापा प्रथा, दूसरी कन्या अपहरण प्रथा, तीसरी गोल गादेड़ा प्रथा और चौथी विधवा विवाह प्रथा। दापा प्रथा में वर पक्ष को लड़की के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। कन्या अपहरण प्रथा में वधु मूल्य देने से बचने के लिए कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। और गोल गादेड़ा प्रथा में युवक अपनी वीरता और साहस से शादी हेतु अपनी पसंद की युवती को चुनाव करता है। विधवा विवाह में जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है उसका पुनः विवाह होता है। इस प्रकार इनका 4 प्रकार से विवाह किया जाता है। धार्मिक विश्वास इनका देखें तो भील जनजाति प्रकृति उपासक है, जो कृषि यंत्रों व देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जादू टोने व भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। बीमारियों के कष्टों के निवारण के लिए मोए यानी पुजारियों द्वारा झाड़ फूंक की जाती है। होली, दीपावली इसके महत्वपूर्ण त्योहार हैं। सोन, जाखम व माही नदी के संगम स्थल बेणेश्वर डूंगरपुर में जनवरी फरवरी माह में भी भीलों का विशाल मेला लगता है, जिसमें शिव की आराधना यानी पूजा की जाती है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आधुनिक संस्कृति से इसका संपर्क देखें तो भील जनजाति में शहरी संस्कृति से संपर्क होने लगा है, जिससे ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की और अग्रसर हो रहे हैं। संस्कृति व वेशभूषा में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकारी उनके विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार सरकार इनके विकास के लिए प्रयास कर रही है। अगली जनजाति पढ़ते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के अंतर्गत यदि हम देखें तो गोंड जनजाति विश्व व भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखना, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोइटूर व कोल भी कहते हैं। ये प्राचीन गोंड राजाओं के वंशज है, जिन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी में मध्य भारत के गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला साम्राज्य पर क्या किया था? शासन किया था। और वहां से ही इनका विकास हुआ। आर्थिक क्रियाकलाप यदि इनका देखें तो गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय है वो जूमिंग कृषि व आखेट है। जूमिंग कृषि की 2 विधियां प्रचलित है गोंडों में। क्या? पहली है दीपा कृषि, झाड़ियों व घास जलाकर भूमि को समतल करके कृषि करते हैं, उसे दीपा कृषि कहते हैं। दूसरी पेंडा कृषि, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है, इसे पेंडा कृषि कहते हैं। दीपा तथा पेंडा दोनों प्रकार की कृषि में फसल उगाने के बाद 2-3 वर्षों के लिए भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, यानी खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे जंगली झाड़ियां और घास फिर से उग सके और भूमि की उर्वरता बढ़ सके।
रावत वर्ग गोंड जनजाति का एक प्रमुख उपवर्ग है जिसका मुख्य व्यवसाय है वो केवल पशुपालन व दूध बेचना है। इनका आखेट का देखें तो ये गोंड जनजाति के लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं। वर्तमान में शिकार का स्थानांतरीकरण कृषि ने ले लिया है, यानी ये लोग अब शिकार की जगह स्थानांतरित कृषि करने लगे हैं। भोजन इनका देखें तो कोट्टू व कूट की अनाज गोंड जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न है। त्योहारों पर चावल व मांस खाते हैं। महुआ से बनी शराब का ये लोग सेवन करते हैं। वस्त्र और इनके आभूषण देखें तो गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती कुर्ता व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। ये चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण भी पहनते हैं। स्त्रियां शरीर पर अक्सर टैटू बनवाते हैं, यानी गोंदना गुदवाती है। इनके निवास गृह को देखें तो गोंड जंगली क्षेत्रों में नंगली अथवा पल्ली और छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं जिन्हें टोला कहते हैं। घर घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। टोला के पास ही युवक गृह होते हैं जिन्हें गोटल कहा जाता है। औजार व बर्तन की बात करें तो गोंड लोगों के औजार साधारण होते हैं जिनमें फावड़ा, खुरपी, दराती, कुल्हाड़ी, तीर आदि प्रमुख होते हैं। इस प्रकार इनके औजार है वो दंताली, खुरपी आदि प्रमुख रूप से होते हैं। समाज व संस्कृति इनकी देखें तो गोंड समाज पितृसत्तात्मक होता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुख्य होता है। गांव का मुखिया मुखादम व चौकीदार कोतवार कहलाता है और गांव का पुजारी पुरोहित जो होता है उसको देबारी कहते हैं। और विवाह समारोह है जल स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता है। विवाह में किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए राम धुनी का आयोजन भी ये लोग करते हैं। गोंड बोली द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ भाषा से है। दुलिया गोंड की प्रमुख गायक जाति है जो प्रधान गोंड की गौरव गाथा गाकर सुनाते हैं। शंभू महादेव गोंडों का प्रमुख देवता है। गोंडों में कबाड़ी प्रथा का प्रचलन था जिसे वर्तमान में सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। कबाड़ी प्रथा के तहत छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की गई पीढ़ियों को साहूकारों के पास गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। तो इस प्रकार ये गुलामों के रूप में भी साहूकारों के घरों में कार्य करते थे। आधुनिक संस्कृति से संपर्क इनका देखें तो शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है और लोग खदानों व उद्योगों में कार्य करने लगे हैं। इन्हीं के नजदीक नई बस्तियां बसने लगे हैं और जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन प्रतिदिन इनकी जीवन शैली में बदलाव आता रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।